हम्म, देखिए अब उस वीडियो में हमने 15 तक कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, मतलब किताबों के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी ऑप्शन बताती है। ठीक है। वह एक राष्ट्र या राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ठीक है। दूसरा, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे अच्छा आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। और डी है, वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में एक है। देखिए अब इसके ऑप्शन हमें क्या बताना है कि पाठ्य पुस्तक की सबसे अच्छी भूमिका किस में रहेगी। तो पाठ्य पुस्तक जो बननी चाहिए तो कैसी बननी चाहिए। देखिए हमने चारों ऑप्शन पढ़ लिए। अब हमें पहला ऑप्शन तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है कि वह एक राज्य या राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रखे, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग जैसे अब तमिल है तो वहाँ तो कोई वो एक राष्ट्र की एकता बनाने का क्यों नहीं, क्योंकि उधर की तो लैंग्वेज अलग है ना, तो वो एकता तो वाली बात तो ठीक नहीं लगती है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। वह अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करे। बिल्कुल सही उत्तर ये है कि वो जो ऐसी किताबें होनी चाहिए जो शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करे। ठीक है। संसाधन के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार फेम वैज्ञानिकी एनसीआर 2005 अपनी समझ के प्रति क्या है, व्यवहारवादी है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। ठीक है, इसको व्यवहारवाद बोलते हैं। सॉरी, व्यवहारवाद नहीं है, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव को रचनावाद बोलते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, गलती से उंगली लग गई उस पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है जब या यदि जब बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछें। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसका मतलब क्या है कि बच्चा एक सक्रिय हो रखा है कक्षा के अंदर और वो बच्चा प्रेरित है, तभी वो बच्चा अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वह बच्चा नहीं पढ़ रहा है या उसका ध्यान नहीं है तो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा और जाके लास्ट बेंच पर बैठेगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, मतलब बच्चों का जो पढ़ाई है उस अधिगम को में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा क्या ऑप्शन रहेगा। देखिए ज़्यादातर इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी बच्चे को अगर उसकी वास्तविक स्थिति से जोड़ें तो वो जल्दी सीखेगा। जैसे अगर मैं उससे कहूँ कि इस पेड़ की किसी पौधे के बारे में बताना है और मैं उसका चार्ट क्लास में बना देता हूँ तो वो उसको नहीं सीखेगा। लेकिन जब मैं उस पौधे को उसके सामने लाऊंगा तो वो उसको हाथ लगाएगा, उसको टच करेगा, उसको देखेगा, उसको फील करेगा, तो वो ज़्यादा सीखेगा, मतलब उसको अपनी वास्तविक दुनिया से ज़्यादा सीखेगा। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है, मतलब अनुशासन किस तरह की मदद करता है। चुप्पी साधे रखने के लिए ना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए नहीं। बच्चों को उनके पाठ रटने के लिए, रटने वाली बात खत्म, चुप्पी वाली बात खत्म, शिक्षकों को निर्देश वाली बात खत्म। बिल्कुल सी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, थोड़ा नीचे हो गया। ठीक। अनुवांशिकता और पर्यावरण मतलब वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अभी हमने क्या बताया था, देखिए कि वो मतलब किसी का विकास होता है बालक का तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। इसको पढ़ते हैं क्या है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है और इसमें जीन मतलब जो पिता से उसको प्राप्त होते हैं। दूसरा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तीसरा, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता तथा कुछ अन्य पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जहाँ ये दोनों होगा वही इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा गया है।
तो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत नहीं कहा है? देखिए, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे ठीक है? ये तो क्वेश्चन हो गया था शायद। यस, हो गया था, सॉरी गलती हो गई, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? देखिए, पियाजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें जो नहीं कहा जा सकता वो है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बच्चे पर्यावरण पर नहीं, बच्चे आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों पर करते हैं, ठीक है, इसलिए उसका उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मकता विचार को एक सीमा नहीं है? मतलब पियाजे की है ये, उसकी पहला ऑप्शन होता है वो पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, सेकंड स्टेज में आती है पियाजे के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर 24, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब खेल कहाँ कहाँ पे भूमिका निभाता है? उनकी इंद्रियों को तेज करता है, बिल्कुल सही है। उन्हें समय बिताने में एक सुखद तरीका है। वे कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं। उन्हें कब उपयोग किया जाए, बिल्कुल ठीक। उनके शरीर में निपुणता प्राप्त होती है। ये 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो बी है, लेकिन वो उनके समय बिताने का एक उचित तरीका है, मतलब टाइम पास कराता है, क्योंकि इसमें अलावा पूछा हुआ है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? मतलब गंभीर रूप से, तो बच्चे जो गंभीर रूप से सोचता है, ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। कैसे, इसमें बच्चा क्या करेगा, जब वो बच्चा कैसे का प्रश्न उत्तर देगा तो उसमें विभिन्न तरीकों से वो सोचेगा और अपने साथियों को भी बोलेगा कि इसको हम कार्य को कैसे कर सकते हैं, तब वो प्रत्येक बच्चा विभिन्न सोच से गंभीर रूप से सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा बनना है? प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव शिक्षा कहाँ होगी, जब आगे बढ़े शिक्षा। तो आगे कब बढ़ेगी, जब बच्चा खुद करके सीखेगा। अब खुद कब करेगा, क्वेश्चन नंबर डी, करके सीखना, फिर परियोजना बनाना, उसके बाद सहयोग सीखना। मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे से सहयोग सीखे, बिना सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। अगर बच्चा सहयोग सीखता है, सहयोग से ही फिर वो समाजीकरण सीखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ठीक है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 ठीक रहेगा इसके लिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार भी सीख सकते हैं, जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, ठीक है। अब स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक, मतलब स्कूलों का तो नाम ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि स्कूल नाम मतलब उस वे में नहीं कह रहा हूँ, मतलब बच्चा सीख सकता है। बच्चा ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय में ही सीखेगा, बच्चा हर तरफ सीखता है, जहाँ भी वो जाएगा वो वहाँ सीखता है। अब जैसे अब बच्चा स्कूलों में सीखता है तो उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, लेकिन अगर वो किसी और जगह सीखता है, बाहर स्कूल की 4 दीवारी के बाहर सीखता है, तो उसे अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित इसे किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत का विशेष परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। यह नैतिक, देखिए कोलबर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का, लेकिन कार्यवाही का भी आ गया इसमें। कार्यवाही किसने दी है, मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, एरिक्सन ने। तो ये वाला तो नहीं होगा, एक ठीक था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दोनों चीज़ें सही है, संज्ञानात्मक परिपक्वता तथा नैतिक परिपक्वता, मेच्योरिटी। तो नैतिक और संज्ञानात्मक ये दोनों किसके हैं, कोलबर्ग के। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, जेड पी डी में क्या होता है, जब किसी बड़े के सहयोग से जो काम नहीं हो रहा था वो होने लग जाता है, तो उसको जेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक संदर्भ को जिसे बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और आपके 75 नंबर आते हैं हर बार, और अब जब आप किसी की सहायता लेते हैं या किसी बड़े से आप इसको पढ़ते हैं या इसका पैटर्न समझते हैं,
तो जो उसकी सहायता से आप नेक्स्ट टाइम अगर सीटेट देते हो तो आपके 75 की जगह 100 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 75 की जगह जो 25 नंबर बढ़े हैं ये किसके हैं, ZPD के, ठीक है। तो ये ZPD है, मतलब बड़ों से जो अस्थायी सहयोग मिलता है वो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो जिसमें मर्दाना जनाना दोनों तरह से, लेकिन इसमें हमें वैसे नहीं सोचना है, इसको हमें ऐसे सोचना है जैसे भी बताता हूँ, ऑप्शन से पता चल जाएगा। उभयलिंगी व्यक्ति में आमतौर पर माने गए मर्दाना तथा स्त्री गुणों का समायोजन हो। अब कुछ बच्चे इसको ठीक कर देंगे, लेकिन इसका उत्तर ये ठीक नहीं होगा। इसका उत्तर है समाज में रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। मतलब उसको ऐसा लोगों ने बना दिया है, इसकी वजह से वो उभयलिंगी हो गया, सॉरी। मतलब पर्सनैलिटी कैसी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आदमी को खुद करनी चाहिए, ना कि समाज के अनुसार। लेकिन हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में लोग जैसा जिसको बोल देते हैं उसको वो वैसा मान लेते हैं। हमें इन सब ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, और सीटेट का मतलब यही है कि आपको ऑप्शन तो सारे एक जैसे लगेंगे, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन उसमें चुनना है। और ज़्यादातर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले इसमें से जो नेगेटिव आंसर है उनको काटिए, उसके बाद जो रह जाते हैं उनमें फिर कंपेयर करके अपना आंसर दीजिए, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, ओके।